अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर के साथ मैं हूं आपकी मेजबान रमशा कंवल। आज हम बात करेंगे कुलभूषण यादव की और कुलभूषण का केस आलमी अदालत यानी आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पहुंचा दिया गया है और भारतीय जासूस कुलभूषण को पाकिस्तान की जानिब से सजाए मौत सुनाई गई थी, जिसके बाद भारत ने अपील की है और इस केस को आलमी अदालत में ले जाया गया है। भारत ने यह मौकिफ अपनाया है कि ये जो कुलभूषण है वो भारतीय जासूस नहीं है और वो एक आम शहरी है, वो रॉ का एजेंट नहीं है, इसलिए उसको जो है वो सजाए मौत नहीं होनी चाहिए। जबकि पाकिस्तान की जानिब से ये मौकिफ इख्तियार किया जाएगा। 6 बजे का वक्त दिया गया है, जब पाकिस्तानी वकला और पाकिस्तान का जो वफ्द किया है, जो कि 5 रुकनी वफ्द है, वो अपने दलाइल देगा, जिसमें अभी तक जो पेशगोई है उसमें ये मौकिफ अपनाने की इतलात हैं। जो खबरें आ रही हैं उसमें ये कि आलमी अदालत इंसाफ जो है वो एक दहशतगर्द के केस की समाअत नहीं कर सकती और कुलभूषण के हवाले से ये दरखास्त नाकाबिले समाअत है। कुलभूषण केस के मामले पर आलमी अदालत का क्या मौकिफ होगा ये भी सामने आएगा। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनका तारुफ भी मैं आपसे कराती चलूं। मेरे साथ मौजूद हैं जनरल रिटायर्ड साहब, साथ साथ हमें तज्जियाकार सलमान आबिद साहब भी आज ज्वाइन कर रहे हैं। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि मैं मेहमानों की तरफ आप बढ़ूं, पहले हमारे पास कुछ जासूसों की हिस्ट्री है। पाकिस्तान के अंदर ये पहला जासूस नहीं है, भारतीय जासूस जिसे पकड़ा गया है। इससे पहले भी कई भारतीय जासूसों को गिरफ्तार किया जा चुका है पाकिस्तान के अंदर और बहुत सारे हैं, वो कोई एक नाम नहीं है। अगर मैं आपसे डिटेल्स शेयर करूं तो कुलभूषण यादव, जिसे 3 मार्च 2016 को बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया गया, आप सभी उसके बारे में जानते हैं क्योंकि बारहा अभी रिपीटेडली वो खबरों में ये मामला सरगर्म है। लेकिन अगर इससे पहले हम कॉन्टेक्स्ट में जाएं तो सरबजीत सिंह, जिसे 1990 में गिरफ्तार किया गया था, इसके ऊपर लाहौर, फैसलाबाद और मुल्तान में धमाकों का इल्जाम था, जिसमें दर्जनों बेगुनाह अफराद मारे गए थे और इससे भी सजाए मौत सुनाई गई थी और इसके लिए भी रिहाई की कोशिशें की गई थी। उसके बाद हम अगर बात करें कश्मीर सिंह की, तो इसे 3 मार्च 2008 में रिहा कर दिया गया, जबकि 1973 की बात है जब इसे जासूसी के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था और फौजी अदालत ने कश्मीर सिंह को सजाए मौत सुनाई थी और उसके साथी को भी 10 साल कैद की सजा सुनाई थी और खुद को इसने बेगुनाह करार दिया और इसने जैसे ही बॉर्डर पार किया उसका रवैया बदल गया और इसने यह एतराफ किया कि मैं पाकिस्तान में जासूसी कर रहा था और मिशन करके मैं वापस लौटा हूं। और बहुत सारे नाम है, मैं जल्दी जल्दी आपके साथ शेयर कर लेती हूं ताकि आपकी मालूमात में भी इजाफा हो जाए। रविंद्रा कौशक, जिसे पाकिस्तानी फौज के दिल में रहते हुए इसने काम किया। 1983 में एक भारतीय एजेंट इनायत मसीह इसके साथ राब्ते में आया और इसके बाद ये राज़फाश हुआ कि ये भी जो है जासूसी कर रहा था और भारत से आया था। उसके बाद राम राज का जिक्र करते हैं, जिसे 2004 में पाकिस्तान पहुंचते ही ये आदमी गिरफ्तार हो गया। इसे 6 बरस की कैद हुई और सजा सुनाई गई और जब ये भारत पहुंचा वापस 6 बरस के बाद, तो इसे भारतीय इदारों ने पहचानने से इनकार कर दिया। और 2000 इसके बाद जब मजीद इंफॉर्मेशन रिवील हुई तो पाकिस्तान में 18 सितंबर को ये दाखिल हुआ था और इंटेलिजेंस एजेंसीज ने ये बताया कि ये रॉ के जासूसों के लिए काम करता था, उन्हें गाइड करता था। बलवीर सिंह एक और नाम है जिसे गिरफ्तार किया गया था। इसके अलावा भी बहुत सारे नाम हैं। सतपाल सिंह की बात करें, जिसे 1999 में गिरफ्तार किया गया, कारगिल की जंग में इसने बड़ा अहम किरदार अदा किया, रॉ का एजेंट रहा। एक और रॉ का एजेंट जिसे सरजीत सिंह कहा जाता है, 2012 में लाहौर की कोर्ट लखपत जेल से रिहा किया गया और एक बार फिर कश्मीर जब ये पहुंचा और उसके रास्ते भारत जब पहुंचा तो इसने इंकशाफ किया कि मैं भारतीय एजेंसी के लिए काम करता था। गुरबख्श राम की बात करें, शेख शमीम, सुनील मसीह, डेविड मसीह, डैनियल मसीह, ये सारे वो नाम हैं जिन्होंने 1990 की दिहाई के अंदर ये जासूसों को गिरफ्तार किया गया और इन्होंने ये इंकशाफ भी किया, इन्होंने बाद में कबूल भी किया कि ये भारतीय एजेंसी रॉ के लिए काम करते रहे हैं। एक तवील लिस्ट है मेरे पास, ये तो मैंने आपको सिर्फ 14 नाम गिनवाए, बारे में मेरे पास डिटेल भी मौजूद है, आप भी काउंटर चेक कर सकते हैं। भारत जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब की जाने बढ़ना चाहूंगी। सबसे पहले जनरल साहब, एक तो हमने ये अपने नाज़रीन को भी आगाह किया कि कुलभूषण पहला केस नहीं है, इससे पहले भी बहुत सारे शवाहिद हम पेश कर चुके हैं। तो आलमी अदालत का मौकिफ क्या होगा, पाकिस्तान का जो मौकिफ है वो दुरुस्त है, और फिर आप इस केस को कैसे देख रहे हैं आलमी अदालत के अंदर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, भारत ने जो रिक्वेस्ट की है, फ़िलहाल तो वो उसने ये कहा है कि इसकी सज़ाए मौत रुकवाई जाए और भारत की काउंसिलर एक्सेस जो है वो दी जाए ताकि भारत इस केस के बारे में पूरे हालात और पूरे कवायद जान सके। लेकिन देखने की बात यह है कि वियना कन्वेंशन जिसका वो हवाला देते हैं, क्या उस कन्वेंशन के तहत ऐसे शख्स को
कौंसलर एक्सेस दी जा सकती है, जो कि सिर्फ जासूस नहीं है बल्कि एक दहशतगर्द है और जिसके कंधों पे हज़ारों लोगों का खून है, जिसने बलूचिस्तान में और कराची में बहुत बड़ा एक नेटवर्क चलाया, जिसके तकरीबन 400 के करीब लोग पकड़े गए और उनमें से सरकर्दा लोग जो उसके साथ मुंसलिक थे, जो उससे हदायत लेते थे और पैसे लेते थे, वो लोग भी पकड़े जा चुके। तो इन हालात में आपके पास कंप्लीट वो पिक्चर मौजूद है उन तमाम वाक़यात की जिन जिन में ये शख्स जो है ये मुलव्वस था और जिनके ज़रिए कत्ल गारत हुई, जिनके ज़रिए इंसानी खून बहाया गया। अब ये सूरत हाल जो है ये नई है और इसमें टेररिज्म के हवाले से ये कन्वेंशन उस ज़माने में नहीं बने थे और टेररिज्म के हवाले से बहुत सारे और ममालिक ने भी केसेस अपने चलाए और वहाँ पे भी ये नोटिस लिया, मुझे मेरे नोटिस में है कि वहाँ काउंसलर एक्सेस नहीं दी गई। चुनाचे एक तो ये देखा जाएगा कि क्या ये उस वियना कन्वेंशन के तहत इसका कोई राइट बनता है, क्योंकि हमने कानूनन जो जो उसके राइट्स बनते हैं वो उसको दिए हैं। एक सर्विंग ऑफिसर के हैसियत से उसको ट्रीट किया है, उसको तमाम वो सहूलियात जो मेस में ठहराने की और मेस से खाना वगैरह मुहैया करने की वो हर चीज़ की गई है और जब तक सज़ा ना हो जाए वो वापस नहीं ली जाती चीज़ें। अब देखने की बात यह है कि क्या वाकई वो इस कन्वेंशन के तहत किसी और रियायत का मुस्तहिक है। एक तो वो चीज़, फिर ये है कि अगर वाकई वो इसका मुस्तहिक है तो फिर तो शायद उसका कानूनी राइट हो, लेकिन अगर वो मुस्तहिक नहीं है उस चीज़ का तो फिर ये केस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की ज्यूरिसडिक्शन से बाहर चले जाता है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जो ज्यूरिसडिक्शन है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है, वो फिर इसका ट्रायल नहीं कर सकता और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान ने गालिबन यही एक मौक़िफ़ वहाँ पे इख्तियार करने का सोचा है। अब दूसरी तरफ ये है कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी है आपके लिए कि सिर्फ कुलभूषण नहीं बल्कि इसकी लिंकेजेस पीछे बता के भारत का एक मजमूम चेहरा जो है उसको बेनकाब किया जाए। मिसाल के तौर पे ये आदमी काम करता रहा है बलूचिस्तान में और बलूचिस्तान के लिंकेजेस हम बताते हैं अदालत को कि ये देखें इसने ये कुछ किया, तो भारत के वजीर आजम ने भी बलूचिस्तान के बारे में स्टेटमेंट दी, उनके बेशुमार वज़रा ने दी कि भारत पाकिस्तान जो है बलूचिस्तान से हाथ धो बैठेगा। और फिर उनके मोदी साहब ने 15 अगस्त को लाल किला के बाहर खड़े होकर कहा कि जी बलूची मेरा शुक्रिया अदा कर रहे हैं। बरामदा बुख्ती को उन्होंने वेलकम किया, वहाँ से सारा कुछ ये हो रहा है। तो इन हालात में आप उस हुकूमत को भी ला सकते हैं कटहरे में कि जी इन लोगों ने ये सारा काम चलाया। फिर इस कुलभूषण ने जो बताया वो 13 के करीब वो नाम है रॉ के उन ऑफिसर्स के जो इसके साथ इन टच थे और इसके बयानात में सारी तफसील है कि वो उसको क्या क्या हदायत देते रहे, इससे कैसे काम लेते रहे। तो रॉ का नेटवर्क भी आप वहाँ पे एक्सपोज कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मकसद यह है कि इसकी इंटरप्रिटेशन और जो इसने जो कुछ बताया, अगर वो सारी चीज़ें और नेटवर्क के करतूतें जितनी भी हैं वो सारी सामने रखी जाएं तो भारत को बेनकाब करने के लिए भी बहुत कुछ मौजूद है जो हमारी सफारतकारी के जरिए जो हम नहीं कर सके, आज अदालती कार्रवाई के जरिए वो किया जा सकता है। सही, सिफारतकारी के जरिए जो हम नहीं कर सके वो अदालती कार्रवाई के जरिए किया जा सकता है और पाकिस्तान के लिए जैसे जनरल साहब कह रहे हैं ये एक बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। सलमान साहब, क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी यही है? आप कैसे देख रहे हैं इस केस को आलमी अदालत के अंदर? देखिए ना रमशा, बुनियादी बात यह है कि पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत कई बरसों से ये बार बार इस बात को दोहराती रही है कि भारत जो है वो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत कर रहा है, बिलखसूस अपना बलूचिस्तान में और कराची के बारे में, और हमने कई बार उसके शवाहिद भी दिए लेकिन किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। कुलभूषण का जो मामला है उसने वो एविडेंस प्रोवाइड कर दिया जो बात पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत काफ़ी अर्सों से कर रही थी। अब उसका मामला यह है कि उसको उस पर प्रूफ साबित हुआ है, उसने अपने इल्ज़ामात के बारे में जो भी उसने सफाई पेश की वो की, और अब जब ये मामला एक फांसी की सज़ा तक पहुंचा है तो भारत ने दोबारा अपनी सफारती महाज के ऊपर इसको एक दूसरे तरीके से डील करने की कोशिश की है। और आप देखिए कि भारत सफारती महाज पर बार बार इस बात को उजागर कर रहा है और ये जो आलमी अदालत इंसाफ में जाना है ये भी भारत की डिप्लोमेसी का हिस्सा है। अब यहाँ पर असल इम्तिहान पाकिस्तान की सियासी क़यादत का आता है कि पाकिस्तान इस मुकदमे को किस तरह से सियासी मामले में दुनिया के सामने उजागर करता है और ये बावर करवाता है कि सिर्फ जासूसी मसला नहीं है बल्कि वो एक दहशतगर्द है। और उसने ये इतराफ़ किया है कि उसके रवाबत जो है वो बलूचिस्तान के अंदर भी थे, कराची के अंदर भी थे, और वो उनको ना सिर्फ फंडिंग प्रोवाइड करता था बल्कि लॉजिस्टिक सपोर्ट भी प्रोवाइड करता था। तो अब ये असल मुकदमा तो हमारी सियासी हुकूमत ने लड़ना है, लेकिन मसला ये है कि इस पूरे जो कुलभूषण का मामला है उसको हमारी
फौजी क़यादत ने या फौजी अदालत ने तो सज़ा सुना दी, लेकिन जिस अंदाज से हमें सफारती महाज पर उसका मुकदमा लड़कर दुनिया को यह बावर करवाना है कि कुलभूषण सिर्फ एक फ़र्द नहीं है, बल्कि वो एक इदारे की सपोर्ट के साथ, एक मुल्क की सपोर्ट के साथ पाकिस्तान के अंदर कार्रवाई कर रहा है। अब अगर हम इसको उजागर नहीं करते, आलमी दुनिया में सफारतकारी के महाज पे, डिप्लोमेसी के महाज पे इसको नहीं लेके जाएंगे, तो मुझे फिर ये लगता ही है, खदशा ये है कि भारत जो है वो उसको अपने हिकमत के साथ उस मामले को पोलिटिसाइज करेगा। तो अब अगर हमें, ये हमारा इम्तिहान शुरू हो गया है, भारत का इम्तिहान तो अपनी जगह, लेकिन साथ साथ हमारी सियासी क़यादत का और सफारती महाज पर जो इम्तिहान है वो सामने आ गया कि हम इस मुकदमे को अब आलमी दुनिया में किस तरह से बावर करवाएंगे, क्योंकि मामला अब आलमी अदालत इंसाफ में पहुंचा है। तो हमें भी फ्रंट फुट पर जाकर आलमी दुनिया के सामने अपना मुकदमा सही तरीके से पेश करना चाहिए। ठीक, अपना मुकदमा हमें सही तरीके से पेश करना चाहिए। अर्थात जनरल साहब, अब पाकिस्तान के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा दुनिया के सामने कि पाकिस्तान इस तमाम मामले को कैसे टैकल करता है, और क्या जो हम बात करते हैं कि सिफारती सतह पर हम पहले जो इकदामात नहीं कर सके, क्या इस केस को आलमी अदालत में ले जाने के बाद पाकिस्तान कामयाब होगा अपने मिशन में और कुलभूषण को सजा होगी? तमाम कॉन्सिक्वेंसेज हम शामिल करेंगे, उन पर गुफ्तगू करेंगे कि आखिरकार होगा क्या, पाकिस्तान को इस चैलेंज का सामना कैसे करना होगा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। खबर के साथ रहिए। इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफे की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है, जिसके हल की खातिर अरबाबे इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा 8 में
देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका, कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा किया। एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बाप की किसी बात पे दुआ नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाए हैं। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वज़ारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। खबर के साथ में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। जाने से पहले हम जिस तरह से जिक्र कर रहे थे जनरल साहब, आपसे मेरा सवाल ये था कि पाकिस्तान के लिए और अभी एक बड़ा चैलेंज होगा कि दुनिया भर के सामने ये मामला लाया गया है, अब इसको पाकिस्तान को कैसे टैकल करना होगा, क्योंकि भारत की जानिब से ये कहा गया था फौरी तौर के ऊपर कि कुलभूषण यादव को अगर सजाए मौत होती है और अगर इस पर अमल दरामद हुआ तो ये समझा जाएगा कि पहले से सोचा समझा कत्ल है, इसे हम ऐसे तस्वुर करेंगे। तो पाकिस्तान के खिलाफ भारत फिर एक आलमी सतह पर प्रोपेगेंडा भी कर सकता है, तो कैसे टैकल करना होगा जनरल साहब पाकिस्तान को? देखिए बात यह है कि अब चूंकि ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चला गया है साहब, मामला, आप गुफ्तगू का आगाज करें। तो कतल कराने के लिए अब माजरत में इंट्रोड्यूस कराती चलूं। मेरे साथ साबिक सफीर अली सरवर नकवी साहब भी मौजूद हैं और हमें खुशामदीद कहते हैं। जनरल साहब का पहले कमेंट ले लेते हैं, फिर सरवर साहब से भी गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। जी जनरल साहब। देखिए अभी तो चूंकि ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चला गया है मामला, तो पहली बात तो ये है कि यहाँ पे अगर पाकिस्तान कामयाब होता है तो ये इंडिया के अपने मौक़िफ़ के लिए एक सेटबैक होगा और उसका ये कहना कि ये एक पहले से तयशुदा कत्ल है, मैं समझता हूँ ये उसमें से उस गुब्बारे में से हवा निकल जाएगी। अगर ये मुकदमा वहाँ पे किसी वजह से हम अपना मौक़िफ़ सही तरह नहीं पेश कर सकते और उसमें हमारे ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला आ जाता है तो फिर बहुत सारी बातें आगे चल के ऐसी हैं जो कि भारत को मौका मिल जाएगा हमारे ख़िलाफ़ बात करने में। लेकिन फ़िलहाल मैं समझता हूँ कि हमारे पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस भी मौजूद है और बहुत सारे ऐसे शवाहिद और चीज़ें मौजूद हैं। सिर्फ तवक्को ये करनी चाहिए कि आपके लोग तैयारी से गए हों, क्योंकि भारत ने ये 3-4 महीने में केस तैयार किया है
जबकि हमारे लोग जो हैं वो 4-5 दिन उनको सिर्फ हुए हैं और वो केस लेके वहाँ पे गए हैं। तो इस वजह से ये मुझे अंदाज़ा नहीं कि उनकी तैयारी किस हद तक की है। ऐसे इतने थोड़े वक्त में बिलउमूम आपकी तैयारी बहुत अच्छी नहीं होती, और मेरा ख्याल है कि इनको चाहिए था कि बजाय अभी जाने के अदालत में, अली सरवर अदालत साहब से हमारे वक्त साथ मांगते, मौजूद हैं, नई जरा तारीख उनसे भी लेके तो फिर जानते जाते। हैं। बिल्कुल, तो क्या पाकिस्तान को अली सरवर साहब अदालत से वक्त मांगना चाहिए था, और अब ये आलमी अदालत में मामला चला गया है, आपके नजदीक आप कैसे देख रहे हैं इस केस को आलमी अदालत में? नहीं, देखिए ये इस केस को समझना चाहिए। मैं तो सफारती जिंदगी गुजार चुका हूँ, ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इसका कोई जवाब नहीं बनता है। अव्वल तो भारत वहाँ पे केस लड़ेगा नहीं। भारत ने ये सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि भारत इससे प्रोपेगेंडा एडवांटेज चाह रहा है। इस वजह से कि ये जो हमारा बायलैटरल काउंसुलर रिलेशंस का एग्रीमेंट है, उसमें नेशनल इंटरेस्ट पे जब पाकिस्तान कोई एक्शन लेता है तो वो किसी कोर्ट में प्रेजेंट नहीं किया जा सकता है और उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है। यू सी, ये कौमी मफाद में हमने एक जासूस को और एक दहशतगर्दी का जो शय देता है, उनको उखाड़ता है, उनको ज्यादा वहाँ पे तखरीबकारी करता है, उसके खिलाफ हम एक्शन लेंगे अपने कौमी मफाद के तहत, और उसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तो ये कभी नहीं कर सकता है। अब उसने एडमिट क्यों किया, मुझे तो ताज्जुब है कि केस एडमिट क्यों किया है, और अगर कर लिया है तो उसको ये जब पोजीशन बताई जाएगी तो वो हमारे ऊपर कोई जोर दबाव नहीं डाल सकता है, ना ही इसके बारे में कोई अपना फैसला दे सकता है। तो ये तो एक बेमाने सा काम है जो भारत पता नहीं किस लिए कर रहा है। मेरा ख्याल है कि प्रोपेगेंडा एडवांटेज के लिए कर रहा है, वरना इस केस में कोई जान नहीं है। अच्छा, तो आपके नजदीक अली सरवर साहब, जब अगर फांसी दे दी जाती है कुलभूषण, तो भी वो प्रोपेगेंडा ये कर सकता है, जैसे उसने पहले ही कह दिया है कि ये तो सोचा समझा कत्ल होगा, तो अगर आलमी अदालत के बाद भी, केस जाने के बाद भी उसे फांसी हो जाती है, तो फिर भी भारत प्रोपेगेंडा करेगा पाकिस्तान के खिलाफ, तो पाकिस्तान को सिफारती सतह पर क्या इकदाम करना होंगे? पाकिस्तान को उस आर्गुमेंट को काउंटर करना होगा और कहना होगा कि पाकिस्तान ने अपने कौमी मफाद में ये एक्शन लिया है और इसको कोई भी इसको डिनाई नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके खिलाफ इतना एविडेंस हमारे पास मौजूद है कि उसने एक तो जासूसी, दूसरे उसने दहशतगर्दी करवाई, तीसरे उसने तखरीबकारी करवाई, और वो पाकिस्तान में रेड हैंडेड पकड़ा गया है, पाकिस्तान में वो एक्ट कमिट करते हुए पकड़ा गया है। तो वो पाकिस्तान के लॉ के तहत, आर्मी एक्ट के तहत उसके खिलाफ फैसला दिया गया है और वो फैसला सजाए मौत है। ठीक है, ये हमारा ठीक है। बहुत शुक्रिया अली सरवर नकवी साहब, आपने हमें वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। सब आपकी जानिब बढ़ना चाहती हूँ। सलमान साहब, आपके नजदीक जिस तरह से हम कह रहे हैं कि एक तो रेड हैंडेड पकड़ा गया, फिर तमाम शवाहिद और सबूत पूरे दुनिया के सामने लाए गए, वीडियो बयान जारी किया गया, तो फिर इसमें इबाम नहीं रहना चाहिए और ना ही भारत को इस तरह की कोई बात करनी चाहिए कि सोचा समझा कत्ल होगा, या ऐसे सोचा समझी साजिश समझा जाएगा। एक तो चीजें सामने आ चुकी हैं, तो उसके बाद ऐसी बात करना, इट डज मेक सेंस? देखिए, भारत का नैरेटिव इस वक्त दुनिया में ये है कि पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की फ़ौज ये खुद दहशतगर्दों को सपोर्ट करती है, दहशतगर्दों को तक़वियत देती है, और ये दहशतगर्द अनासर जो है ये उनकी लॉजिस्टिक सपोर्ट हैं, स्ट्रैटेजिक एसेट्स हैं। इसलिए भारत तो इसी प्रोपेगेंडे की बुनियाद के ऊपर अपनी पूरी फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान के तनाजुर में बनाता है, और यही बात वो दुनिया में बार बार प्रोपोगेट कर रहा है कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी करता है। इसीलिए अब जब ये कुलभूषण का वाक़या आया तो भारत को इमीडिएटली एक डिफेंसिव पोजीशन पे जाना पड़ा, और फिर उसने एक रिएक्शनरी स्टेटमेंट देनी शुरू कर दी। लेकिन ये जो आलमी अदालत इंसाफ में जाने का मकसद है, ये भी बुनियादी तौर पे, जैसे सफ़ीर साहब कह रहे थे, एक प्रोपेगेंडा वॉर है, और वो इसको बतौर हथियार इस्तेमाल करेगा, और इसको हथियार इस्तेमाल करके दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोपोगेट करेगा कि पाकिस्तान की रियासत खुद टेररिज्म के ऊपर शामिल है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान की जो सियासी क़यादत है और पाकिस्तान को सफारती महाज पर एक बड़ा काम करना होगा
ये महज पाकिस्तान के अंदर आप इस बात में खुशफहमी में ना मुब्तला हो जाएं कि हमने अब सब काम कर लिया, कुलभूषण को सजा मिल जाएगी। अब देखिए, आलमी दुनिया में आप आइसोलेशन के अंदर बैठ के पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, इसलिए आपको सफारती महाज पर दुनिया में जाकर भारत का जो मौक़िफ़ है उसके मुकाबले में काउंटर स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी और दुनिया को बावर करवाना पड़ेगा कि ये हमारी अदालत के अंदर से उसके बारे में फैसला हुआ है, हमारे कवानीन के मुताबिक हुआ है, हमारे क़वायद ज़वाबित के मुताबिक हुआ है, एविडेंस की बुनियाद के ऊपर हुआ है। इसलिए अब अगर उसको आप चैलेंज कर रहे हैं तो पाकिस्तान का मुकदमा भी सुने। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमें सफारती महाज पर इस बात को ज़्यादा प्रोपोगेट करना चाहिए जो भारत कह रहा है। देखिए ना, हम जब ये कहते थे रमशा, हमारे साबिक वज़ीर आज़म गिलानी साहब भी कहते रहे, नवाज शरीफ साहब भी कहते रहे कि हमारे पास बेपनाह एविडेंस मौजूद हैं जो इस बात को साबित करते हैं कि भारत जो है और उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी जो है वो बलूचिस्तान में और कराची के अंदर डिस्टेबलाइजेशन के एजेंडे पे काम कर रही है। तो अब ये वक्त आ गया है कि वो जो सबूत हमारे पास हैं जिनको हमने संभाल के रखा हुआ है उनको बाहर निकालें और आलमी दुनिया में सफारतकारी के अंदर उसको इस्तेमाल हमारे पास है, हमने संभाल कर रखे हुए हैं और उसमें से बहुत सारे नाम सामने भी आ चुके हैं। सलमान आबिद साहब, आपने कहा कि काउंटर स्ट्रेटजी ला सकेंगे, तो आज तक हम फॉरेन मिनिस्टर नहीं ला सके, तो काउंटर स्ट्रेटजी क्या पाकिस्तान लाएगा और वो काउंटर स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, इस पर हम बात करेंगे। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा, हमें ज्वाइन कीजिएगा आफ्टर दिस ब्रेक। इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफे की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है जिसके हल की खातिर अरबाबे इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शबाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा 8 में देखिए प्रोग्राम
नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनून की हिकायात खूं जुकाम, कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा, एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। जाने से पहले हम बात कर रहे थे, यही सवाल लेकर मैं अपने दोनों एनालिस्ट की जानिब बढ़ना चाहूंगी कि जिस तरह से सलमान आबिद साहब ने कहा, जनरल साहब के काउंटर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और ये स्ट्रैटेजी यकीनन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, वेल डेवलप्ड होनी चाहिए और वेल प्लान्ड होनी चाहिए। तो जनरल साहब, आज तक हम फॉरेन मिनिस्टर तो तैनात नहीं कर सके कि अपने डिप्लोमेटिक अफेयर्स को स्ट्रांग कर सकें, फॉरेन पॉलिसी को स्ट्रांग कर सकें, तो आप समझते हैं कि काउंटर स्ट्रैटेजी पाकिस्तान की स्ट्रांग होगी आफ्टर ऑल दिस? देखिए, मुझे यूं लगता है कि शायद हमारी तवज्जो इस फील्ड में, इस काम के लिए बहुत ज़्यादा नहीं है। सफारतकारी हमारी कमज़ोरी रही है और यही वजह है कि भारत बाकी दुनिया में ये बावर कराने के लिए कामयाब हुआ कि पाकिस्तान दहशतगर्दी करवाता है। इसमें आज भारत की ज़रूरत इससे पहले से कहीं ज़्यादा है कि वो इसको बावर कराए दुनिया को कि हम कुछ करते हैं, क्योंकि कश्मीर में एक बहुत बड़ा कोहराम मचा हुआ है। कश्मीर में एक ज़बरदस्त तहरीक है आज़ादी की और उसमें स्कूलों के स्कूल कॉलेजों के बच्चे बच्चियां सारे, यानी कोई तबका ऐसा नहीं जो कि आज सड़कों पे वहाँ पे एहतजाज करता नज़र नहीं आता। और भारत वो खिलाया हुआ है, वो दुनिया के सामने ये पेश करना चाहता है कि ये आज़ादी की तहरीक नहीं है, बल्कि ये एक पाकिस्तान की फैलाई हुई दहशतगर्दी है जिसमें दूसरे लोग भी शामिल हो गए। अब ये जो चीज़ है, ये मैं समझता हूँ बहुत ही बड़ा नुकसान है कि एक नई पौध वहाँ पे कश्मीरियों की एक नई नस्ल वो जाने दे रही है और उनकी ये एक बड़ी मुक़द्दस तहरीक जो कि 70 साल से उनके हकूक़ जिसने गसब किए उसके ख़िलाफ़ खड़े आज वो अपने हकूक़ मांग रहे हैं, उसके ऊपर अगर दहशतगर्दी का लेबल लग जाए और कोताही हमारी उसमें शामिल हो कि हम दुनिया के सामने केस पेश नहीं कर सके, अपना भी और कश्मीरियों का भी, तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी ज़्यादती, बहुत बड़ा नुकसान होगा और ख़ास तौर पे इस तहरीक के साथ तो बहुत ही बेइंसाफ़ी होगी। बदकिस्मती ये है कि हम इस मामले में इतने अग्रेसिव नहीं हैं। आप यूँ देखिए कि भारत में मोदी साहब की एक्टिविटीज़ और अपने यहाँ पे मुख्तलिफ ज़ोमा जो है उनके साथ कंपेयर कर लीजिए। भारत में आप मोदी साहब को देखिए कि वहाँ कोई भी विज़िट के लिए आता है और मोदी उसके सामने पाकिस्तान का चैप्टर खोल के बैठ जाते हैं और रोते हैं। बहुत सारी जगहों पे तो उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जॉइंट स्टेटमेंट्स भी दिलवाई, फिर वो ख़ुद कहीं जाते हैं वहाँ भी जाके ये रोना रहते हैं। हमारे यहाँ ये मुश्किल है कि हम भारत का नाम लेते हुए भी कतराते रहे हैं। कुलभूषण का नाम तो खैर मैं लिया ही नहीं कभी, हमारे गवर्नमेंट लेवल पे तो कभी भी नहीं हुआ। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि कौमी मफादात एक तरफ और एक सोच है अपनी जिसको लेके हम बैठे हुए हैं, मफादात हमारे जो हैं उनका दिफा नहीं किया जा सका। और आज सूरत हाल ये है कि भारत का एक ऐसा आदमी, ऐसा जासूस पकड़ा हुआ जिसके कंधों पे यानी सैकड़ों इंसानों का खून है, उसको भी भारत बचाने के लिए अच्छा, बड़े अब सवाल यहाँ पर ये उठते हैं, दुनिया को कहता फिर रहा है कि बिल्कुल हम पाकिस्तानी जो हैं अच्छा, हम कुछ अब करते हैं। सवाल यहाँ पर ये उठते हैं,
सवाल ये उठते हैं सलमान आबिद साहब के, हम जो जनरल साहब ने बातें की अगर उन्हीं को कंक्लूड करें और आपसे मैं उन्हीं सवालात को लेकर आगे बढ़ूं कि हम एग्रेसिव क्यों नहीं है, फिर हमने फॉरेन मिनिस्टर आज तक क्यों तैनात नहीं किया और हमारी जो सिफारतकारी है वो कमजोर क्यों है, क्या वजह है इन तमाम चीजों के पीछे? देखिए ना, एक बुनियादी वजह यह है कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो एक रिएक्शनरी बेसिस के ऊपर बेस करती है। मतलब कोई वाकया आ जाए तो हम फौरी तौर पर उस पर रिएक्ट करते हैं। हमारे पास कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं है। हमने देखिए ना, अभी आप देखिए कि अफगानिस्तान का मामला, हिंदुस्तान का मामला, ईरान के मामले में हम बिल्कुल इस वक्त डिफरेंट पोजीशन पे खड़े हुए हैं। इसलिए मुझे लगता है कि जो एक लॉन्ग टर्म का एक होमवर्क होना चाहिए हमारी फॉरेन पॉलिसी में, पहली बात तो वो नहीं है। दूसरा, हमारा फॉरेन पॉलिसी का बड़ा मसला ये है कि हमारी सिविल क़यादत और हमारी मिलिट्री क़यादत दो मुख्तलिफ जगह पर जाकर चीज़ों को सोचती है और उसमें डेफिसिट है और उसमें एक दूसरे के साथ मुकाबलाबाजी का रुझान है, जिसकी वजह से सारा मसला आता है। और तीसरा मसला यह है कि देखिए, जो पाकिस्तान का नैरेटिव है, जो हम कहना चाहते हैं, उसी के कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान में कुछ ऐसी आवाज़ें भी हैं जो पाकिस्तान के मौक़िफ़ के बरक्स बिल्कुल दूसरा मौक़िफ़ पेश करती हैं। उसको हमने कभी डील ही नहीं किया इंटेलिजेंसिया की सतह पे, हमारे दानिशवरों की सतह के ऊपर, हमारे एकेडमिक्स की सतह के ऊपर, हमारे मीडिया की सतह के ऊपर। तो मुझे लगता है कि जो हमारी फॉरेन पॉलिसी के बुनियादी जो खदोखाल होते हैं, जिनकी बुनियाद पर दुनिया पॉलिसी बनाती है, उसमें हमारे फ्लॉज हैं, एक बात। दूसरा मसला हमारा ये भी है कि हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स बड़ी डिस्टर्ब है। अब जनरल साहब इससे इत्तेफाक करेंगे, हमारे यहाँ पर जो है ना, इमरान खान वर्सेस नवाज शरीफ वर्सेस जरदारी, ये जो पॉलिटिक्स है ये इतनी डोमिनेट कर जाती है कि जिसकी वजह से हमारी रीजनल पॉलिटिक्स, हमारी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और जो सफारतकारी का मामला है वो गलत है। और फिर उससे ज़्यादा एक और बड़ा मसला है, जो हिंदुस्तान हमारे मुकाबले में क्यों लीड करता है सफारतकारी के महाज पे, उसकी वजह यह है वो प्रोफेशनल क्लास के साथ सफारतकारी करता है, अपने पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स को दुनिया के विजिट्स में भिजवाता है। हमारे यहाँ आप मुझे बताइए, जो सफारतकार भर्ती के जाते हैं उनमें भी अकरा परवरी है, और जो हमने पार्लियामेंटेरियंस को मुख्तलिफ वफूद के साथ भेजना होता है वहाँ पर भी हम अकरा परवरी करते हैं। तो हमें रेगुलर बेसिस के ऊपर दुनिया के साथ जो अपने आप को इंगेज करना है, उसका फुकदान है, जिसकी वजह से इस खामी का फायदा जो है वो भारत भी उठा रहा है और दीगर ममालिक भी उठा रहे हैं। भारत ने अपने आप को इंगेज किया हुआ है। अब देखिए, अफगानिस्तान के साथ उसकी इंगेजमेंट, ईरान के साथ उसकी इंगेजमेंट, चाइना के साथ उसकी इंगेजमेंट। तो जब वो इंगेजमेंट की पॉलिसी अपनाता है तो वो अपने आप को ज्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से लगता है, जबकि हम जो है इंगेजमेंट की बजाय एक रिएक्शनरी अप्रोच के साथ काम कर रहे हैं, जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के अंदर एक बड़े गैप की निशानदेही करता है। और हमें इस चीज को भी अंडरस्टैंड करना होगा कि भारत जो हमें आइसोलेट करना चाहता है, अगर हमें उस आइसोलेशन से बचना है तो यकीनी तौर पर अपने रवाबित, अपने ताल्लुकात, अपनी डिप्लोमेसी को स्ट्रॉन्ग करना होगा, जैसे कि दोनों एनालिस्ट ने हमें कहा। ब्रेक लेते हैं, जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि चौधरी निसार साहब ने नोटिस जारी किया है और ये हुक्म जारी किया है कि पाक फौज की तस्दीक करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी और FIA के तहत ये कार्रवाई की जाएगी। इस पर भी हम बात करेंगे राइट आफ्टर दिस ब्रेक। स्टे विद अस। इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफे की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है, जिसके हल की खातिर अरबाबे इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA।
हम अवाम हैं या रियाया? हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शबाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका। कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा, एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से तस्दीक का निशाना नहीं बनाया जा सकता। और आपको ये भी बताते चले कि न्यूज लीक के मामले के ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ ट्रेंड्स सर्कुलेट कर रहे थे, जिसमें पाक फौज के लिए भी बड़े ट्रेंड्स मुतारिफ करवाए गए और हुकूमत के लिए भी बड़े ट्रेंड्स मुतारिफ करवाए गए। तो लगता यह है कि एक बड़ा काउंटर चेक होगा और सोशल मीडिया पर भी एक कंट्रोल और एक बैरियर कायम करने की कोशिश की जा रही। जनरल साहब, आपके नजदीक कैसा इक़दाम है? देखिए, बात यह है कि कुछ तबका ऐसा था जो ये चाहता था कि यहाँ कुछ इंतशार फैले और पाकिस्तान आर्मी और हुकूमत के दरमियान कुछ खलीज हायल हो, कुछ मैदान गर्म हो। मेरा ख्याल है वो मायूस हुए। उसकी बुनियादी वजह यह है कि दोनों साइड्स ने सूझबूझ से काम लिया और कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे कि गलतफहमियाँ मज़ीद बढ़ती। पाकिस्तान आर्मी की एक डिमांड थी कि आपने इंक्वायरी करवाई और इंक्वायरी का जो पैरा 18 है उस पे हरफ बहरफ उस पे नोटिफिकेशन आनी चाहिए। 2-3 उनकी ऑब्जर्वेशंस थी। बहरहाल हुकूमत ने उसके मुताबिक नोटिफिकेशन दे दी और वो मेरा ख्याल है कि उनका मुतालबा पूरा हो गया, मुतमईन होकर मामला ख़त्म हो गया। जहाँ तक इंक्वायरी का ताल्लुक है, इंक्वायरी हुकूमत पाकिस्तान ने ऑर्डर की और उन्होंने ही मुकम्मल करवाई और प्राइम मिनिस्टर ने ही अप्रूव की। और आपको याद होगा कि जब आर्मी के स्पोक्स पर्सन ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें उन्होंने कहा कि जी जो फाइनल अथॉरिटी है वो प्राइम मिनिस्टर है। अगर प्राइम मिनिस्टर ने इंक्वायरी को अप्रूव कर दिया है तो हम इंक्वायरी को चैलेंज नहीं करेंगे, हम सिर्फ ये मुतालबा कर रहे हैं कि जो इंक्वायरी ने जो कुछ कहा है वो आप पूरा कर दीजिए। तो वो मेरा ख्याल हो गया। अब चीज़ ये है कि इस सिलसिले को देखते हुए यहाँ पे इस अफरा तफरी और दोनों अदारों के दरमियान एक नफरत देखते हुए या उनमें कशमकश देखते हुए हिंदुस्तान ने मौके से फ़ायदा उठाया और हमारी तलाह के मुताबिक पूना से एक वहाँ पे एक सर्वर रखा गया जिसके ज़रिए मुख्तलिफ़ किस्म के पैगामात जनरेट किए गए और हमारे मीडिया को एक्टिवेट किया, जहाँ पे कि हमारे लोगों ने दुश्मन की चाल समझे बगैर
उन्होंने भी कुछ मैसेजेस चलाने शुरू कर दिए। तो मैं समझता हूं कि हुकूमत का कदम जो इस वक्त का कदम है वो बरवक्त है, क्योंकि ये दुश्मन की चाल है कि वो फौज और अवाम के दरमियान, फौज और हुकूमत के दरमियान एक खलीज पैदा करे, नफरतें पैदा करे, और जो आपकी कुव्वत है, इत्तेहाद आपकी कुव्वत है, उसको पारा पारा करना चाहता है वो। यानी जो इत्तेहाद है और सिविल मिलिट्री ताल्लुकात जो कि काफी बेहतर हैं, खुशगवार हैं, उसको पारा पारा करने की साजिश भी हो सकती है। तो सलमान आबिद साहब, आपके नजदीक ये हुक्म कैसा है? सोशल मीडिया के ऊपर बैरियर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और इस हुक्म को आप कैसे देख रहे हैं चौधरी निसार साहब? देखिए, बुनियादी तौर पर वज़ीर दाखिला ये कहते हैं कि डाउन लीग्स का जो मामला है वो रिजॉल्व हो चुका है, अब उस पर सियासत ना की जाए। आपने देखा कि 2 दिन पहले उन्होंने तमाम अपोजिशन जमातों से भी कहा कि वो अब इस पर सियासत बंद कर दें, डाउन लीग्स का मामला हल हो गया है। लेकिन अपोजिशन जमातें ये कहती हैं कि डाउन लीग्स का मामला अभी हल नहीं हुआ है जब तक उसकी रिपोर्ट मंजर आम पे नहीं लाई जाएगी। इसी तरीके से एक दूसरा रिएक्शन जो सोशल मीडिया के ऊपर आया है उसमें भी बात है। देखिए, जनरल साहब जो बात कर रहे हैं मुमकिन है उसमें सदाकत होगी, लेकिन एक रिएक्शन तो लोगों के अंदर मौजूद है ना, इस बात को कैसे आप नज़रअंदाज कर सकते हैं? क्योंकि जिस अंदाज से अब जो डाउन लीग्स का मामला रिपोर्ट पेश हुआ, जिस अंदाज से फौज ने उस पर रिएक्शन दिया और जिस अंदाज से चीज़ों को छुपाया गया, आज भी बहुत से सवालात उस डाउन लीग्स के हवाले से मौजूद हैं। मसलन ये बताइए ना कि जो तारिक फातमी हैं और राव तहसीन साहब हैं और परवेज रशीद साहब हैं, उनका जुर्म क्या है? अभी तक तो हमें पता नहीं चल सका उनका जुर्म क्या है। खबर रुकवाना कैसे जुर्म हो सकता है? इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ सवालात मौजूद हैं, उसका एक पब्लिक रिएक्शन भी आया है, अलबत्ता वो रिएक्शन एक हद से बहुत ज़्यादा आगे गया है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो कहा जा रहा है, यकीनन इदारे मुकद्दस हैं, लेकिन इदारों को भी देखना पड़ेगा कि जब वो किसी चीज़ की हाइप क्रिएट करते हैं और चीज़ों को बहुत उछाल पैदा करते हैं, तो उससे फिर लोगों को जब नताइज आते हैं तो उनका एक डिफरेंट रिएक्शन आता है। तो इसलिए मसला महज ये नहीं है कि आप सोशल मीडिया के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, किस किस के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। पाकिस्तान के अंदर से भी आवाज़ें आ रही हैं, पाकिस्तान से बाहर भी आवाज़ें आ रही हैं। असल सवाल ये होता है कि जो सवालात हैं उनको प्रॉपर तरीके से एड्रेस किया जाए, प्रॉपर तरीके से लोगों को कॉन्फिडेंस में लिया जाए। ना हमारी यहाँ सियासी क़यादत लोगों को कॉन्फिडेंस में लेती है, ना हमारी अस्करी क़यादत कॉन्फिडेंस में लेगी, तो फिर लोग तो सवाल करेंगे। मसलन अब आप मुझे बताइए, जो नोटिफिकेशन इशू हुआ था जिस पर फौज ने रिएक्ट किया, उस नोटिफिकेशन में और जो वजारत दाखिला ने जो बाद में बयान जारी किया है, उसमें फ़र्क क्या है मुझे बता दीजिए। इसलिए लोग सवाल कर रहे हैं। अलबत्ता मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि फौज को इस तरह से मुतनाज़ा नहीं बनाना चाहिए, उसको कंट्रोल, उस लोगों को इस अंदाज से रिएक्ट नहीं करना चाहिए कि उससे हमारे इदारे मुतनाज़ा बने, लेकिन जो सवालात हैं उनको भी प्रॉपर तरीके से एड्रेस किया जाए। लेकिन यहाँ पर एक और बात ये वो ये कि चौधरी निसार अली साहब ने जी ठीक है, जनरल साहब कोई मेरी बात भी शामिल कर लीजिएगा, बिल्कुल वजाहत भी कीजिएगा। और मैं ये कहूंगी कि चलें आप कह लीजिए। मैं सवाल एक छोटा सा करना चाह रही थी आपसे कि अगर जो कंटेंट मौजूद है, जो कि हम कहते हैं मजहबी मवाद मौजूद है और जो कि लोगों को बहुत सारा गुमराह भी कर रहा है, तो उसके ऊपर भी तो आपने पाबंदी लगाई थी, उन पेजेस को भी तो बैन करना था, वो कहाँ गया? तो इस बारे में मैं सवाल करना चाहती थी जनरल साहब कि वो भी कर लीजिए ना जरा क्विकली। देखिए जी देखिए, बात यह है कि मीडिया की आज़ादी या इजहार राय की आज़ादी ये एक हद तक है, या आके वहाँ ख़त्म हो जाती है जहाँ आप दूसरों के जज्बात को मजरूह कर रहे हो, या दूसरों के जो उनके एक हिफाजती हिसार होता है उसको आप मुतासर कर रहे हो, क्योंकि बाकियों की ज़िंदगियाँ भी उतनी अहम हैं, आपकी इजहार राय की आज़ादी से ज़्यादा अहम लोगों की ज़िंदगियाँ होती हैं। तो मेरा ख्याल है वो एक हमारे ऊपर एक इखलाकी फ़र्ज़ है कि हम उन हदूद को क्रॉस ना करें। अब बात यह है कि जैसे सलमान आबिद साहब कह रहे थे, बहुत सारे लोग पाकिस्तान में ये सवाल उठाते हैं कि दोनों जो नोटिफिकेशन हैं उनमें फ़र्क क्या है। उनमें फ़र्क बहुत है। देखिए, 3 पॉइंट थे जो कि पैरा 18 में मौजूद थे, लेकिन नोटिफिकेशन जो पहली इशू हुई उसमें नहीं आए। पहली बात तो ये कि पैरा 18 में ये इत्तफाक किया गया था और ये माना गया था कि जी हमारी इंक्वायरी जो है उसके ज़रिए ये साबित हुआ कि ये वाकई एक नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच थी और ये ब्रीच सीरियस नेचर की थी। अब चीज़ ये है कि जब पैरा 18 अगर पब्लिक कर दिया जाएगा तो पब्लिक को भी ये चीज़ सामने आ जाएगी। सो ये चीज़ जो है ये अभी अगली नोटिफिकेशन में ये चीज़ तस्लीम की गई। दूसरा ये है, परवेज रशीद साहब का नाम उसमें शामिल नहीं था पहली नोटिफिकेशन में, दूसरी में उनका नाम आया। तीसरा पॉइंट ये था कि पहली नोटिफिकेशन में फातमी साहब से सिर्फ उनका महकमा वापस लिया गया था, पोर्टफोलियो विड्रॉ हुआ था, फातमी साहब की रिमूवल नहीं शामिल थी। इन चीज़ों से शकूक ये पैदा होते थे कि हुकूमत कुछ वक्त के बाद परवेज रशीद साहब को रीइंस्टेट करना चाहती है, फातमी साहब को भी कोई और पोर्टफोलियो दे दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि हुकूमत ने जो फाइंडिंग्स आई हैं उनसे वो नज़र चुरा रही है या उससे बचने की कोशिश कर रही है, और जबकि अस्करी क़यादत को यह वाज़ेह बताया गया था कि इन फाइंडिंग्स के ऊपर पूरा अमल होगा।
चुनाचे उसके ऊपर ये उन्होंने ट्वीट किया कि जी हम इसको रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि उसमें ठीक है। हुकूमत की कुछ थोड़ी सही सी है। बदनीयती नजर आती थी, लगता था कि ये बाद में इनको रीइंस्टेट करेंगे, तो अब वो उसके मुताबिक हो गया, लिहाजा अस्करी कुव्वत ने, अस्करी क़यादत ने उस चीज को तस्लीम कर लिया। मैं एक चीज और कह दूं, ठीक है, जैसा मेरे पास वक्त आबिद बिल्कुल साहब की इख्तिताम को बात पहुंच इस हद चुका तक है दुरुस्त है। जी अच्छा चलिए बात रह गई। ठीक मैं ठीक है, फिर अगर कभी एक आध मिनट है तो मैं एक बात करूं। तवील बहस है कि आया मीडिया के ऊपर किस तरीके से बैरियर होना चाहिए नहीं होना चाहिए, लोग अपनी राय का इजहार करते हैं और यकीनी तौर पर ये एक प्लेटफॉर्म है कि आम आदमी की आवाज मीडिया तक पहुंचती भी है। और एक सवाल ये भी उठता है कि फिर आपने जो कंटेंट बहुत पहले से बैन हो जाना चाहिए था वो आज तक बैन नहीं हुआ है। बहुत सारे सवाल आते हैं, आप इस पर दोबारा भी कभी गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। अपने फीडबैक